हाँ भाई, वेलकम बैक वंस अगेन। तो एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का संविधान और राज्य व्यवस्था की इस क्लास में, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में कार्रवाई की संसदीय कार्रवाई की हम बात कर रहे थे। और कल और पिछले लेक्चर में बहुत सारे मोशंस की बात की थी, याद है आप लोगों को। अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। नाउ वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ दिस यूनिट। भारत की संसद, हमने भारत की संसद की बात की, संसद के दोनों सदनों की बात की, दोनों सदनों के गठन की बात की, दोनों सदनों के चुनावों की बात की, दोनों सदनों के सदस्यों की बात की, निर्वाचित मनोनीत सदस्यों की बात की। हमने दोनों सदनों की विशेषताओं की बात की, दोनों सदनों के अधिकारों की बात की, और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों की बात की। पीठासीन अधिकारियों के निर्वाचन ये भी हमने क्या की है, चर्चा की है। अलग अलग प्रकार के जो विधेयक हैं वो किस प्रकार से किस सदन में आते हैं, उनकी भी हमने क्या की है, चर्चा की है। तो हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। और अब हम अंतिम चरण में हैं इस पूरे के पूरे राज्य व्यवस्था के कौन से वाले पार्ट के, विधायिका वाले पार्ट के। विधायिका अर्थात जहां विधि निर्माण का कार्य हो रहा है। तो एक बार देखिएगा आप लोग सभी, हम लोग पढ़ रहे थे संघ की विधायिका। भारतीय संविधान में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका। और हम जानते हैं संघ की विधायिका का मतलब है संघ के स्तर पर, देश के स्तर पर कानून बनाने का जो काम करती है वो संघ की विधायिका करती है। और देश के स्तर पर कानून बनाने का काम कौन करती है, हमारी संसद। कौन करती है, संसद, संसद भवन। तो संसद कानून बनाता है, किस विषय पर कानून बनाता है, सामान्यतः वो विषय जो संघ सूची के विषय हैं। किसके, संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। और समवर्ती सूची के विषय पर भी संसद कानून बनाती है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब संसद क्या है, देश में विधि निर्माण की सबसे बड़ी बॉडी है। क्या क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी। संसद जो है विधि निर्माण की सबसे बड़ी क्या है, बॉडी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। नाउ जब पार्लियामेंट की हम बात करते हैं, संसद की जो बात करते हैं, हमने इसके गठन के संबंध में तो सारी बात कर ली। अब हम बात कर लेंगे आज, क्योंकि संसद काम करती है विधि निर्माण का। किसका काम करती है, विधि निर्माण, लॉ बनाने का। तो विधि किस प्रकार की होती है और कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। विधि को अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ, और कानूनी भाषा में बोलते हैं एक्ट। क्या बोलते हैं, एक्ट। इसलिए आप देखते हैं तमाम तरह के एक्ट आते हैं, है ना, एक्ट आते हैं, कानून आते हैं। तो विधि जो है उसको हम इस प्रकार से यहां पर डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा जरा, जब कोई भी कानून बनता है तो पहले वो क्या होता है, ड्राफ्ट के रूप में होता है, कच्चा मसौदा जो है। फिर वो बनता है बिल, और जब बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति साइन कर लेते हैं तो बनता है एक्ट। ये इसका चरण है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्या है, सबसे पहले बोलेंगे इसे मसौदा, रॉ फॉर्मेट में जब ये है मसौदा, ड्राफ्ट। मसौदा बनेगा आपका बिल, बिल को क्या बोलते हैं हम, विधेयक, बिल्कुल, विधेयक। और जब विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा पास हो जाएगा तो अधिनियम, इसमें बदल जाएगा अधिनियम, एक्ट में, विधि में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक इसका पूरा चरण है। अब हम बात करेंगे, बात नहीं, अब हम बात करेंगे यहां पर विधेयक किस प्रकार का होता है। तो विधेयक को बांटा जा सकता है प्रस्तुत करने के आधार पर सरकारी विधेयक, और गैर सरकारी। विधेयक कैसा हो सकता है, एक कैसा हो सकता है विधेयक मैडम, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी का मतलब क्या हो गया, जो कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। सरकार कौन, देखिए,
जब कानून बनाने की बात आती है तो सर हम आपकी ऐसा आवाज बोलते नहीं हैं। आ रही। आवाज नहीं आ रही? इसी टाइम ऐसा कैसे होता है कि आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, नहीं सर, आ रही है, हमें तो आ रही है सर। सर आवाज आ रही है आपकी? किसको नहीं आ रही फिर? उन्हीं के प्रॉब्लम में कनेक्शन होगी भाई, उसमें कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी जिनको आवाज नहीं आ रही है, वरना ऐसे कैसे हो रहा है इसी टाइम, है ना? चेक कीजिए बेटा, चेक कीजिए। जी सर, हो गया। सॉरी सर, मेरा माइक बंद हो गया था। ठीक है, ठीक है, कोई बात। चलिए। चलिए अरे अब मेरी आवाज फिर रिपीट हो रही है। सर, आपकी आवाज बहुत भयंकर आ रही अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसे बोलेंगे? सरकारी विधेयक कौन है? सरकार। हम जब कानून बनाने की बात करते हैं ना, तो कानून में हम केवल ये बोलते हैं कि सरकार ने बनाया कानून। सरकार कानून नहीं बनाती, कानून बनाती है संसद। क्या बनाती है? कौन बनाती है? संसद बनाती है। और संसद में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद हैं। हमने कल बात की थी 543 जो लोकसभा के सदस्य हैं, है कि नहीं है? और उधर राज्यसभा में आ जाएं आप, तो वहां पर 245 सदस्य हैं। तो संसद कानून बनाती है। लेकिन ये 543 के 543 क्या एक पक्ष में हो, ऐसे कानून नहीं बनता, क्योंकि इसी में सत्ता पक्ष भी है, इसी में विपक्ष भी है, प्रपोजिशन भी है, अपोजिशन भी है। अब इन 543 में से आप ये समझ लीजिए, करीबन 300 लोग अगर सरकार का साथ दे रहे हैं और 243 क्या है? अपोजिशन में है, तो मेजोरिटी से कानून बनता है ना। मेजोरिटी आपको चाहिए होती है, यानी आपको चाहिए होता है बहुमत। तो आप 300 लोगों को देख रहे हैं, मान लीजिए ये 300 वो हैं जो सरकार में हैं, जो एनडीए हैं, और ये क्या हो गया? अपोजिशन हो गया। अब इन 243 में से भी हम तोड़ सकते हैं कि 200 वो हैं जो प्रॉपर अपोजिशन है, 43 जो है ना वो इनके साथ है ना वो इनके साथ है, वो न्यूट्रल रहते हैं। कभी वो इनका साथ दे देते हैं, कभी इनका दे देते हैं, वो न्यूट्रल हो गए। अब बात आती है कि जब कानून बनेगा तो कानून क्या सब बनाते हैं? तो देखिए, कभी भी कोई जो विधेयक लाया जाएगा संसद में, वो किसके द्वारा लाया जा सकता है? हर सांसद का यह अधिकार है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन प्रश्न ये है, जो 300 लोग हैं, ये किस पार्टी से हैं या किस गठबंधन से हैं? जो गठबंधन सरकार में है। लेकिन क्या ये 300 के 300 लोग मंत्री हैं? नहीं भाई, बीजेपी के 400 पार का नारा लगाया था, अगर वो 400 पार चार सच में आ जाते तो क्या 400 मंत्री बन जाते? 400 मंत्री तो नहीं बन सकते, सत्ता दल के वो जरूर सांसद होते, लेकिन मंत्री तो लिमिटेड बनेंगे। और मैडम, मंत्री बनेंगे लिमिटेड, ये तो प्रावधान संविधान में हो चुका है। अब कितने अधिकतम मंत्री बन सकते हैं आप मुझे बताएंगी? मैंने आपको पढ़ा रखा है, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत अधिकतम मंत्री परिषद की बहु जो सीमा है वो कितने प्रतिशत है, और किस सदन की सीटों के कितने प्रतिशत है? एक मिनट भाई, मुझे पूछने दो जरा। विकेश, देखो भी भूल जाते। 1/6 ऑफ व्हाट? हाँ, 10%। हाँ भाई आयुष, वेरी गुड। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ठीक है, तो अगर अधिकतम मंत्री होंगे भी तो वो 72 या 73 मंत्री हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 72। तो ये 300 लोग सत्तारूढ़ पार्टी के या सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य हैं, लेकिन मंत्री प्रधानमंत्री समेत मिला के कितने हैं? 72। तो अब ये जो 72 है, ये पूरी मंत्री परिषद है, याद है? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के अंतर्गत मंत्री जो उप मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, पढ़ा था हमने। ये पूरी मंत्री परिषद है, ये पूरी मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद में से अगर कोई व्यक्ति बिल प्रस्तुत करता है तो वो बिल कहा जाएगा सरकारी विधेयक, सरकारी बिल, गवर्नमेंट बिल। यानी कि सरकारी विधेयक किस विधेयक को कहते हैं? जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा।
इसके अलावा कोई और अगर बिल प्रस्तुत करेगा तो फिर चाहे वो इधर से हो या जो यहां से बच गए हैं, वो बिल क्या कहा जाएगा? निजी बिल। क्या कहा जाता है? निजी, प्राइवेट। कैसा बिल हो गया वो? क्या प्राइवेट व्यक्ति बिल ला सकता है? प्राइवेट कैपेसिटी में ला सकता है। क्या कर सकता है? ला सकता है। लेकिन ज्यादा आसान किसके लिए होगा? देखो, प्राइवेट वाला बिल लाएगा तो उसके लिए समस्या ज्यादा है, क्योंकि उसकी पास होने की संभावना कम है। पास होने की संभावना कम है। पर इसका मतलब यह नहीं क्यों पास नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है लोकहित का जिसमें सरकार का ध्यान ना गया हो, और अगर वो इस पक्ष में से है तो वो तो अपने मंत्री को बोल देगा, अपनी पार्टी का मंत्री है, विपक्ष का व्यक्ति है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बिल आ जाए जिसपे क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष वो बिल प्रस्तुत हो और सब उसको अपनी सहमति दे दे। लेकिन यहां पर भी नियम होता है, यहां पर भी कायदा होता है। यानी जो बिल ऐसा व्यक्ति ला रहा है उस व्यक्ति को प्रॉपर होमवर्क करना पड़ेगा, ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, कैसे बिल प्रस्तुत करना है, कहां प्रस्तुत करना है, किस तिथि को प्रस्तुत करना है। इसके लिए उसे सदन को पूर्व सूचित करना पड़ेगा, और करीबन 1 महीने पहले वो इन्फॉर्म कर देता है कि मैं फलाना तारीख को फलाना उसमें ये बिल लेके आने वाला हूं। जबकि मंत्रियों के लिए ये काम क्या होगा? बहुत आसान, क्योंकि पूरी मशीनरी है उनके पास, पूरा सिस्टम है उनके पास, ब्यूरोक्रेसी उनको हेल्प करने में। अब हमने कल बात की थी अजय टमटा साहब की, अजय टमटा ही थे जो प्रश्न का उत्तर ही गलत दे रहे हैं। जबकि वहां पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो पहले से ही आपको इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन क्या प्रश्न पूछेगा, और अगर वो सप्लीमेंट्री प्रश्न करता भी है तो तुरंत वहां ऑफिसर रहते हैं, वो आपको उत्तर तुरंत वहां पर उपलब्ध करा देते हैं, प्रमाणों के सहित, साक्ष्यों के सहित, तथ्यों के सहित। तो भी आपको करना क्या है? मंत्री के पास कुछ नहीं, मंत्री का तो कितना काम है, उसको केवल लिखा हुआ पढ़ना है, टोन ऊपर नीचे करनी है, गुस्सा भी दिखाना है उसमें। तो ये काम है बस मंत्री का। या अमित शाह उसने जब बोल रहे थे, हाँ क्या जम्मू कश्मीर, हाँ जान दे देंगे इसके लिए, तो थोड़ा ऐसा वैसा इधर उधर। और हमारे वो मंत्री जी को समझ ही नहीं आ रहा प्रश्न क्या है। लिखा हुआ रहता है सारा फॉर्मेट, ऐसे कागज। हम ही तो ऐसे हैं बेचारे जो ऐसे मंत्री मंत्री सब ऐसे पढ़ाते हैं, हाँ हाँ, तब भी इस गलत बोलते हैं। भगवान जाने क्या देश चलेगा हमारा। चलिए, अब ये सब तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये जो विधेयक है, सरकारी विधेयक, ये मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अब बड़ी बात ये है कि मंत्री परिषद द्वारा विधेयक लाया जाता है। ये तो छोड़ो, अब मैं जो कोर्ट में था तो जज भी, जब जज कितने सालों से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जज भी पूरी किताब खोल के रखते हैं। आप वकील हैं, आप बोलेंगे इस जो है सेक्शन के तहत में बात, तो जज वो देखते हैं, तो बोलते हैं रीड करो क्या है वो, क्योंकि इतनी नॉलेज होती है, हर चीज आप कैसे याद रख सकती हैं। आपको याद भी है तो भी एक भी पॉइंट एरर ना हो जाए। सुनते हो, पढ़ाते हैं। देखा होगा आपने, आजकल ऑनलाइन हियरिंग आती है, बताओ कौन से सेक्शन कहां पे लिखा है शब्द, एक एक शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप का कानून में बहुत बड़ा अंतर होता है, उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिए, मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा यह बिल लाया जाता है। कौन सा? सरकारी विधेयक। निजी विधेयक जो कि मंत्री परिषद से बाहर है उसके द्वारा लाया जाएगा। यह बिल पास होना जरूरी होता है क्योंकि इससे सीधा सरकार की साख जुड़ी है, कल बताया था। यह बिल पास ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बिल में 1 हफ्ते पहले आप सूचित कर रहे, आपको पूरा कार्रवाई, आपका पूरा मशीनरी साथ है, यहां आपको 1 महीने पहले सूचित करना पड़ता है। तो यहां पर तीनों में अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 बातों का, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम बिल को क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। अब बात आती है इन विधेयकों की प्रकृति की, कैसे कैसे विधेयक हो सकते हैं। तो विधेयक कैसे कैसे विधेयक, तो विधेयक बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं। मसलन एक विधेयक होता है जो साधारण विधेयक है। क्या है? साधारण विधेयक। इसे बोलते हैं सिंपल बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉमन बिल, कई नाम है इसके। तो इसको हम लिख देते हैं ऑर्डिनरी बिल। एक बच्चों आपने पढ़ा है, सुना है आपने, मनी बिल, धन विधेयक, 110 वाला धन विधेयक, मनी बिल, मनी बिल, मनी बिल। एक होता है आपका बच्चों वित्त विधेयक,
वित्त विधेयक, जिसे बोलते हैं फिनेंस बिल। फिनेंस, फिनेंस, फाइनेंस, जो भी बोलना चाहें आप, ये बिल। हालांकि मनी बिल भी एक फिनेंस बिल ही है, धन विधेयक भी क्या है, एक प्रकार का वित्त विधेयक भी है। 117 और ये 110। फिर चौथा जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये बिल की कैटेगरी है, क्या है, बिल की कैटेगरी है। यानी बिल की कैटेगरी किस प्रकार की है, कि जो बिल है इनमें कई तरह के प्रश्न बनेंगे। ये जो बिल है इनको कैसे हम ब्रॉडर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो एक हो गया साधारण विधेयक, एक हो गया धन विधेयक, एक हो गया वित्त विधेयक, एक हो गया संविधान संशोधन विधेयक। हालांकि जो धन विधेयक होता है वो भी वित्त विधेयक ही होता है, लेकिन ध्यान रखना ये 110 में है और ये 117 अनुच्छेद जब हम पढ़ेंगे, संघ की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर इनका उल्लेख आता है। लिखा है बकायदा संविधान में, स्पष्ट किया है किसको धन विधेयक माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। लेकिन क्योंकि हम संसद की बात कर रहे हैं, तो चारों तरह के बिल के लिए संसद की भूमिका, और संसद में 2 सदन है, ध्यान रखिए, अलग अलग प्रकार की है, और संसद का अंग राष्ट्रपति भी है। आर्टिकल 79 में क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होकर होता है। तो अब प्रश्न आया कि इनमें अंतर क्या है सर फिर। तो देखिए, साधारण विधेयक वो विधेयक है जो ना धन विधेयक है, ना वित्त विधेयक है, ना संविधान संशोधन विधेयक। मतलब जो ये नहीं है वो ये है। अगर कोई विधेयक जिसको हम धन विधेयक नहीं कह रहे हैं, यानी उसमें 110 वाले एलिमेंट नहीं है, ना वो वित्त विधेयक, धन विधेयक तो घोषणा करेगा ना लोकसभा स्पीकर, ना वो वित्त विधेयक है, और ना वो संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड ही नहीं कर रहे हैं आप। संविधान संशोधन होगा तो आर्टिकल 368 सक्रिय हो जाएगा, अनुच्छेद 368। तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है। जो इन सबसे इतर है, अलग है, सामान्य नॉर्मल लेजिस्लेशन का कानून है, वो क्या है। और जब कोई साधारण विधेयक है तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुमत भी क्या चाहिए, विधेयक ही साधारण है, साधारण बहुमत से वो पारित हो। फिर धन विधेयक क्या है, अनुच्छेद 110 बात करता है धन विधेयक की, अभी पढ़ेंगे अनुच्छेद 110। सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी, इंपोजिशन लगाना, डिडक्शन हटाना, रेगुलेशन नियमित करना, बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आप कुछ कर रहे हैं, किसके अंदर आएगा, धन विधेयक। क्या हो गया वो, धन विधेयक। फिर वित्त विधेयक क्या है, जबकि इंग्लिश में तो मनी और फाइनेंस इंटरचेंजेबली भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसमें प्योरली मनी रिलेटेड बात है, लेकिन उसके साथ और सब्जेक्ट मैटर भी जुड़ जाएं। मतलब रेलवे लाइन बिछानी है तो रेलवे लाइन में इतना खर्चा आएगा, ये तो बात पैसों की हो गई, लेकिन और मैटर कि यहां से इतनी जाएगी, इतना इतना इसका टेंडर निकलेगा, ऐसी ऐसी कंपनी को दिया जाएगा, और मैटर ज्वाइन हो जाएंगे। क्या हो गया वो, वित्त विधेयक। और संविधान में हमें कुछ चेंज कर देना है, उसमें परिवर्तन कर देना है। परिवर्तन से मतलब संविधान में कोई चीज जोड़नी है, संविधान से कोई चीज जो लिखी हुई है हटानी है, या जो चीज है उसे क्या करना है, मैनिपुलेट, चेंज करना है, उसमें परिवर्तन करना है, तो वो क्या आएगा, संविधान से। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी, आ गई आवाज। यस सर। जब संविधान संशोधन की बात आएगी तो संविधान संशोधन भी 3 तरह का है। एक तो साधारण संशोधन, एक 2/3 बहुमत वाला संशोधन, और एक वो संशोधन जिसमें आधे राज्यों की संसद से तो चाहिए आपको पास, बहुमत से 2/3, आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो क्या होती है इनकी अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया, किन किन मामलों में ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी, किन किन मामलों में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, किन मामलों में केवल लोकसभा की ही चलेगी, किन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर चलेगी, ये सब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से घूमे हुए प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में आते हैं। तो सिंपल बात ये समझिए, पहले तो साधारण विधेयक क्या है, जो इन तीनों के अंतर्गत नहीं आएगा। 110 में इसकी डेफिनेशन, 117 यहां देखेंगे, और ये 368 का प्रयोग करके होगा तो संविधान संशोधन होगा। हेडिंग डाली है फटाफट से, और इसको कंप्लीट करना है आज हमें। संसद में विधायी प्रक्रिया, पार्लियामेंट्री नहीं, पार्लियामेंट्री सॉरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। संसद में विधायी प्रक्रिया, फटाफट लिखिए, संसद में विधायी प्रक्रिया। देखिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख, विधायी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद, विधायी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 107 से लेकर 111 तक, विधायी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 107 से लेकर 111 तक। 111 याद है, राष्ट्रपति जिसमें असेंट देते हैं, 111 तक संक्षेप में किया गया है, 111 तक संक्षेप में किया गया है। इसके साथ साथ लोकसभा तथा राज्यसभा, इसके साथ साथ लोकसभा तथा राज्यसभा के नियम भी, विधायी प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के नियम भी रूल्स रेगुलेशंस भी विधायी प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं, नेक्स्ट किसी का माइक ऑन लगा। मोनिका नमकीन मोटी नमकीन ला रहा है। मोनिका जी आपका माइक क्यों ऑन है भाई? नेक्स्ट आगे लिखिए, कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक होता है, विधेयक, कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब विधेयक को, संसद के दोनों सदनों द्वारा जब विधेयक को अपेक्षित बहुमत से, जब विधेयक को अपेक्षित बहुमत से पारित कर, अपेक्षित बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, तब वह अधिनियम बन जाता है। तब वह अधिनियम बन जाता है। अब यहां पर ये वाला डायग्राम बना दीजिए, ये वाला मसौदा विधेयक अधिनियम बराबर बनाइए। तो इसके नीचे बना लीजिए,
इसका एग्जाम्पल भी आपको याद होगा, CAA से पहले क्या था वो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पहले क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये मैंने पहले भी बताया था। CAB याद है आपको, नागरिकता संशोधन बिल आया था, कब आया था, 2019 में, वो क्या बन गया था फिर, नागरिकता संशोधन अधिनियम। जब बिल पास हो गया, बिल पास होने से ही नहीं बन जाएगा, दोनों बिल पहले पास होना चाहिए। CAB बन गया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जब राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं तो वो बन जाता है क्या, क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक लिखिए फटाफट से। सरकारी विधेयक वह होते हैं जिन्हें कोई मंत्री पेश करता है, जिन्हें कोई मंत्री पेश करता है। जबकि गैर सरकारी विधेयक को, जबकि गैर सरकारी विधेयक को संसद का कोई भी सदस्य, पता लग गया था ना, गैर सरकारी विधेयक को संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत कर सकता है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट चेंज कर दो अब। सरकारी विधेयक को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, सरकारी विधेयक को भी दो में बांटा जा सकता है, या दो तरह के होते हैं। पहला, सामान्य सार्वजनिक विधेयक, सिंपल लेजिस्लेटिव बिल। पहला, सामान्य सार्वजनिक, सामान्य सार्वजनिक विधेयक, सिंपल लेजिस्लेटिव बिल, जो किसी भी ऑर्डिनरी मैटर पे है। दूसरा, धन विधेयक, सामान्य सार्वजनिक विधेयक, सामान्य सार्वजनिक विधेयक, सामान्य सार्वजनिक विधेयक। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल पब्लिक बिल जो किसी ऑर्डिनरी मैटर पर है। दूसरा होता है धन विधेयक, धन विधेयक। मसलन क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, धन विधेयक हमेशा सरकारी ही होगा, यानी धन विधेयक को कोई प्राइवेट मेंबर प्रस्तुत नहीं कर देगा। जो मनी बिल है, मनी बिल इज टू बी ओनली प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर ओनली, दैट इज इट इज अ गवर्नमेंट बिल। ठीक है, तो कभी भी प्रश्न आ जाए, धन विधेयक जो होता है, सामान्य सार्वजनिक विधेयक जो कॉमन मैटर पे है, और धन विधेयक जो कि मनी के मैटर पे। अब सामान्य सार्वजनिक विधेयक की भी कई कैटेगरी है, जिसमें कि प्राइवेट बिल भी आ सकता है, लेकिन धन विधेयक में कभी प्राइवेट बिल है, धन विधेयक क्यों आएगा प्राइवेट बिल। तो नेक्स्ट लिखिए, आप आगे लिखिएगा, गैर सरकारी विधेयकों को, गैर सरकारी विधेयकों को स्वेच्छा, स्वेच्छा या अनिच्छा, स्वेच्छा या अनिच्छा से सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष नजरअंदाज कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। क्योंकि ये तो वाली बात हो गई, सत्ता में तुम हो नहीं और मजे चाहिए तुम्हें कानून पास करवाने के, उसमें तो सत्ता में आना पड़ता है ना, नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मामला आ गया जो लगता है दोनों पक्षों को, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी गैर सरकारी विधेयक को, अगर किसी गैर सरकारी विधेयक को
सदन में समर्थन मिल जाता है, सदन में समर्थन मिल जाता है, कॉमा, तो सत्ता पक्ष, तो सत्ता पक्ष उसे सरकारी विधेयक की तरह तो सत्ता पक्ष उसे सरकारी विधेयक की तरह पारित करवाने की कोशिश करता है। सत्ता पक्ष उसे पारित करवाने के लिए क्या करता है? सरकारी विधेयक की तरह पारित करवाने की कोशिश करता है। सेकंड लास्ट स्टार पॉइंट बनाइए। सरकारी विधेयक से सरकार की साख जुड़ी होती है। सरकार की साख, साख समझती हो? इज्जत, क्रेडिट। सरकारी विधेयक से सरकार की साख जुड़ी होती है। अतः अतः इसका पारित होना आवश्यक होता है। अतः इसका पारित होना आवश्यक होता है क्योंकि इसी से यह पता चलता है कि सरकार पर सदन को विश्वास प्राप्त है। तभी तो चलेगी सरकार। कल बताया था ना, बिना विश्वास के सरकार नहीं चल सकती। ये एक स्टार पॉइंट है, ध्यान रखना आपको। इसका कुल मिला के मतलब ये हो गया, सरकारी बिल अगर पास नहीं हो पाया तो फिर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की संभावना बन रही है। दूसरा स्टार पॉइंट, अब ऐसे भी प्रश्न घूम के आ सकता है, मैं सारी संभावनाओं को यहां पे वो कर दूंगा। गैर सरकारी विधेयक, लिखिए फटाफट से, गैर सरकारी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसमें किसी भी विषय, और यह इसमें लिखो मत, इसमें काट दो, और यह किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। सर एक बार रिपीट कर। और यह किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है जिसमें संविधान संशोधन भी शामिल है। यानी गैर सरकारी विधेयक संविधान, लेकिन धन विधेयक नहीं होगा। अब ऐसे घूम सकता है प्रश्न, जिसमें संविधान संशोधन भी शामिल है, और यह किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है जिसमें संविधान संशोधन भी शामिल है। यद्यपि ध्यान रहे गैर सरकारी विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। शुक्रवार को, फ्राइडे के लिए निश्चित किया हुआ है, ये संविधान में नहीं लिखा है, ये बनाया गया रूल्स में। शुक्रवार को पेश किया जा सकता है, और इस विधेयक को पेश करने के लिए कितना बताया था मैंने? 1 महीना, 1 माह के नोटिस,
1 माह के नोटिस के साथ साथ में देखो, 1 माह के नोटिस के साथ विधेयक के उद्देश्य और कारणों के, विधेयक का क्या उद्देश्य है, विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण की, विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण की एक प्रति होनी चाहिए। एक प्रति होती है कॉपी होनी चाहिए, जिसमें बताया जाए कि बिल का मसौदा तो यह है, पर बिल में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे कारण क्या है। जरा पढ़ा इनको, और यहां से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। जरा अंडरलाइन करें इसको, क्या क्या है इसमें, ढंग से पढ़ लीजिए इसको एक बार पूरा। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, और ये डायग्राम तो आपने बना दिया था ना, हाँ आगे वाला डायग्राम बना दीजिएगा जरूर। पूरा पढ़िए उसको, सरकारी विधेयक क्या है, गैर सरकारी विधेयक क्या है। एक होमवर्क खुद करना है, ढूंढना है, मैंने बोला हुआ कौन कौन से गैर सरकारी विधेयक आज तक ऐसे हैं और कितने ऐसे हैं जो पारित हुए हैं। और क्या नरेंद्र मोदी सरकार के समय में भी ऐसा कोई विधेयक है जो पारित हुआ है? एक बार रिवाइज कीजिए इसको, फिर आगे आएंगे। कभी यह मत समझना कि सत्ता दल वाला पक्ष ले आया विधेयक और वो मान लो मंत्री नहीं है तो वो सरकारी विधेयक हो गया। कितना टाइम से होता है इसको? 1 महीने का प्रायर नोटिस। साधारण बहुमत क्या होता है राजस्थान वाली मैम? साधारण बहुमत किसे बोलते हैं? सभी की मेजॉरिटी, किस सभी की? टोटल हाउस की मेजॉरिटी या टोटल मेंबर्स सिटिंग एंड वोटिंग की मेजॉरिटी? हाँ भाई, क्या होता है साधारण बहुमत? 543 है लोकसभा में, तो इसकी मेजॉरिटी तो 272 हो रही है। ये मेजॉरिटी, या मान लो 500 लोग बैठे हैं तो मेजॉरिटी क्या होगी साधारण? 251। हाँ, और अगर मान लो कि वहां पे 300 ही लोग बैठे हैं तो 151, तब कितनी हो जाएगी? 151, तो घट गई ना। दूसरी बात, विशेष बहुमत किसे बोलते हैं? 2/3 बहुमत। किसका 2/3? कुल सदस्य सदन की संख्या का 2/3, या जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग प्रेजेंट है उनका 2/3। फिर एक होता है, एक बहुमत होता है, बहुमत बताएंगे आपको एक दिन अलग अलग प्रकार के। एक बहुमत होता है जिसमें बैठे हुए लोगों का 2/3, या तो वो ज्यादा हो, वो भी चाहिए, और कुल सदस्य की संख्या का 50% + 1 वो भी चाहिए, तो वो भी होता है। और फिर एक बहुमत होता है सदन का 2/3 और राज्यों का साधारण बहुमत, यानी राज्यों की स्वीकृति, जहां शब्द स्वीकृति आ जाए। देखो, दो चीजें जान लो, अगर कहीं पर भी, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, अगर कहीं पर भी स्वीकृति शब्द आ गया इसका मतलब सिंपल मेजॉरिटी, और कहीं पर भी ये प्रस्तुत हो गया, कहीं पर भी ये शब्द आ गया कि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पारित होगा, इसका मतलब वो सरकारी ही बिल होगा, क्योंकि प्राइवेट बिल को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं मिलेगी। दोबारा सुन लो आगे, क्योंकि आएगा। अगर कहीं पर लिखा है कि यह बिल सामान्य स्वीकृति, इसमें सामान्य स्वीकृति चाहिए, सदन की सामान्य स्वीकृति, इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है? साधारण बहुमत की। साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत जितने लोग हैं उनका 50% + 1। लेकिन ऐसा नहीं कि कोरम ही नहीं बैठा हुआ, कोरम नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। अब कोरम से ऊपर ज्यादा लोग हो तो अच्छी बात है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि वहां केवल 100 जो बैठे हैं, 150 लोग, 200 लोग,
लेकिन मिनिमम जा सकते हैं नीचे कहां तक, कोरम तो मेंटेन रहना चाहिए, कोरम नहीं होगा तो फिर पीठासीन अधिकारी कार्रवाई नहीं चलाएगा। अधिकतम तो और अच्छी बात है जितने ज्यादा हो, लेकिन साधारण बहुमत क्या हो गया, जितने लोग बैठे हैं 543 की सदन है, 400 बैठे हैं, 350 बैठे हैं, उसका 50% +1। दूसरी बात, अगर कहीं पे लिखा है कि यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, बताएंगे मुझे कौन से विधेयक आते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से? सरकारी विधेयक सर। मनी बिल, तो मनी बिल को तो धन विधेयक बोल रहे हैं। और कौन कौन से, बस इसके अलावा और कॉन्स्टिट्यूशन सर अमेंडमेंट वित्त राष्ट्रपति की विधेयक, सर वित्त विधेयक, वित्त विधेयक बोल रहे हैं। और हाँ ये बोलिए ना बात इसमें, मनी बिल। और कोई भी बिल अगर राज्य में किसी प्रकार का चेंज होने वाला है, मतलब नया राज्य बनाना है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, ये कुछ करना है, ऐसा मामला, नाम चेंज करना है, कोई भी राज्य में परिवर्तन, तो ऐसा कोई भी बिल किसकी सर परमिशन संविधान से आएगा? संशोधन भी तो आएगा ना सर। अरे संविधान संशोधन जब पास हो गया तो राष्ट्रपति को मंजूरी देना आवश्यक है, वो बाद में है, वो स्कोप उनका बाद में है। शुरू में पूछ रहे हैं अभी, बिल शुरू होने से पहले संविधान संशोधन बिल पास हो गया, अब राष्ट्रपति उसमें ना नुकुर नहीं कर सकते, ना रिजेक्ट कर सकते, ना बैक कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो साइन करना ही करना है। लेकिन यहां पर पूछ रहे हैं शुरू में, बिल लाने से पहले ही उनकी परमिशन ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम बिल लाने से पहले ही राष्ट्रपति की परमिशन ले रहे हैं तो इसका मतलब राष्ट्रपति ने उसको पहले ही स्वीकृत कर रखा है। अब वो पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे क्या? तो उस पर राष्ट्रपति साइन करेंगे। तो यहां पर आप बात समझ रहे हैं क्या हो रही है? ऐसा कोई भी बिल, इसका मतलब वो बिल कैसा होगा, सरकारी। प्राइवेट आदमी के बिल को राष्ट्रपति क्यों मंजूरी देंगे, और प्राइवेट आदमी के बिल को हम राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति तो बाध्य है बहुमत की सरकार के कहने पर काम करने के लिए। बहुमत की सरकार कह रही है कि हमें नया राज्य बनाना है यूपी के तोड़कर, तो नया बिल आ रहा है, वहां से राष्ट्रपति परमिशन देंगे। भाई राष्ट्रपति को काम किसके आधार पे करना है, बहुमत की सरकार के कहने पर। और मनी बिल में जो है राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, उनसे प्रायर परमिशन ली जा रही है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और प्रायर परमिशन किसके लिए आएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाद में उसको सिंपली क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रेटिफाई कर देते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट उसको रोक दे, ठीक है ना। रिटर्न तो कर ही नहीं सकते रिकंसिडरेशन के लिए। तो अब सारे मुद्दे वही वाले आएंगे, तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया ये और ये पॉइंट। अब हेडिंग डालिए, विधेयकों के प्रकार। राष्ट्रपति के पास के बच्चे वीटो पावर होती है, हाँ वीटो पावर में आएंगे हम। वीटो पावर हम पढ़ चुके हैं पहले, मतलब हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी जब। हेडिंग डालिए, विधेयकों के प्रकार। राष्ट्रपति ने एक ही बार वीटो पावर इस्तेमाल किया आज तक दिन तक भारत के इतिहास में, ज्ञानी जैल सिंह साहब ने पोस्ट ऑफिस बिल पर। देखिए विधेयकों के प्रकार, देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से, विधि निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से विधेयकों को 4 प्रकार से या 4 भागों में, फटाफट लिखेंगे, 4 भागों में बांटा जा सकता है। सर एक बार शुरू से रिपीट कर मैं दोबारा दीजिए। बोलूंगा बच्चे, मैं हर वाक्य को 2 बार जरूर बोलूंगा, आप लोग कैच कर लीजिएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से विधेयकों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है 4 भाग क्या है, आपने लिख भी दिए होंगे, मैंने बोर्ड में लिख दिए थे पहले ही, और आप खुद लिख लीजिए उनको। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन। मैंने लिख दिया था पहले, कहां गए हो? ये 4। अब एक एक करके पढ़ेंगे। साधारण विधेयक, अगर कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें सदन में एक राय बन गई तो हो जाएगा पास। किनका? उनका आसान होगा, उनका आसान होना ही होगा, वरना फिर सरकार का मतलब ही क्या रहेगा।
लिखिए साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। लिखिए साधारण विधेयक वो विधेयक होते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वो होते हैं जो बाकी तीन नहीं होते। मतलब ऐसे नहीं लिखना है, मतलब समझ रहे हो, अगर कोई साधारण विधेयक क्या होता है तो बोलना कि जो ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, वो साधारण विधेयक होता है। देखिए साधारण विधेयक वो होते हैं जो अन्य तीन प्रकारों के विधेयकों से भिन्न होते हैं। अन्य तीन पता है ना, जो अन्य तीन प्रकार के विधेयकों से भिन्न होते हैं, मतलब जो बच गया, जो ना धन विधेयक में आया, ना वित्त विधेयक में आया, ना संविधान संशोधन में आया, तो जो बच गया वो साधारण विधेयक है। और सबसे सर ज्यादा 3 तलाक साधारण विधेयक में आएगा ना सर? हाँ, वो 3 तलाक जो हुआ था। फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, सब प्रॉपर्टी, ये सब किसका आ गया मामला, सिंपल लॉ की मामला, जो ऑर्डिनरी मामले डील कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज कर रहे हैं तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर कोई ऐसा मैटर आ गया जो है इसी से जुड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आप आईपीसी, ये आपने नाम चेंज कर दिया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सिंपल लेजिस्लेशन। देखिए अब इसके बारे में एक एक पॉइंट ध्यान से लिखना है। अब साधारण है, यहां तक कि जम्मू कश्मीर को हमने तोड़ दिया, 370 हटाया, क्या संविधान संशोधन था? साधारण विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर से क्या हटाया हमने, 370। अब देखिए धन विधेयक हमेशा कहां आएगा, लोकसभा में। वित्त विधेयक इधर उधर कहीं भी, संविधान संशोधन इधर उधर कहीं भी, और साधारण विधेयक इधर उधर कहीं भी। यानी कि जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया तो कौन लाया बिल, अमित शाह। कौन लाए थे, अमित शाह। 5 अगस्त 2019 बिल कहां लाया गया, राज्यसभा। जबकि अमित शाह कहां से लोकसभा सांसद, कहां से सांसद है, लोकसभा। तो बिल किसी भी हाउस में लाए, साधारण बिल है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। अब साधारण बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, ठीक है, बिल आ गया, दोनों हाउस से बिल को पास कराना है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों हाउस के बीच में डेडलॉक लग गया, एक सदन ने हाँ कहा, एक सदन ने ना कहा, तो फिर ज्वाइंट सिटिंग क्या होगा। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, एक जगह मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, मुझे आप पहले बताओ 108 क्या बोलता है, ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग। और कई बार तो हमारे मुंह से एक ही टर्म निकल जाती है और हम एक ही समझते हैं। बताओ ज्वाइंट सिटिंग हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त बैठक, और इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त सत्र, क्या बोलेंगे। तो ज्वाइंट सिटिंग अलग होती है और ज्वाइंट सेशन अलग होता है। पर हम जब पढ़ाते हैं, या जनरली कोई भी टीचर बोले, या बुक में भी या इंटरनेट में भी, क्या लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है, ज्वाइंट सेशन कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट। कई बार क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, संविधान के किस अनुच्छेद में ज्वाइंट सेशन का उल्लेख है। तो ज्वाइंट सेशन, हम जब ज्वाइंट सेशन की बात करते हैं हमारा दिमाग कहां जाता है, कौन बुलाता है पहली बात ज्वाइंट सेशन, राष्ट्रपति। कब बुलाएगा, जब दोनों सदनों के बीच में डेडलॉक, क्या होता है डेडलॉक, गतिरोध उत्पन्न हो गया। क्या हो गया है, गतिरोध। तो राष्ट्रपति बुलाएगा, और ऐसे बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा। उसको तो हम बोलेंगे बच्चे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, क्या बोलेंगे, 108। लेकिन ज्वाइंट सेशन तो वो होता है, अब कोई बड़ा ऐतिहासिक दिन आ गया, जब जीएसटी लागू हुआ था, उस दिन याद है, राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है तब दोनों सदनों के लोग एक साथ बैठते हैं। अभी जो नई लोकसभा बनी है इसमें बहुत सारी ज्यादा सीटें हैं, ताकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य एक जगह पर बैठ सके। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, कल के दिन मान लो ओबामा जैसे अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो संसद को संबोधित करते हैं, तो दोनों हाउस के मेंबर वो अलग अलग थोड़ा जाएंगे राज्यसभा लोकसभा में बोलने के, एक ही हाउस में प्रेजेंट रहते। वो क्या हो गया, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन और ज्वाइंट सिटिंग दोनों अलग चीज है। तो साधारण विधेयक में क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, नहीं सर।
सीमा जी दोबारा से सोचिएगा, साधारण विधेयक में क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? कोई बिल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं कर रही है, सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? बिल्कुल बुलाई जा सकती है। क्या यही चीज धन विधेयक के मामले में भी काम करेगी? नहीं सर, नहीं करेगी ना सर। करेगी? जरूरत है? चलो नहीं सर क्योंकि आपने ये बताया था कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं, तो फिर सर उसमें जरूरत ही कहाँ रह जाएगी। हाँ वही बात बोल रहे हैं, वहां आवश्यकता ही नहीं है। चलिए लिखिए फटाफट से पहला पॉइंट। आप जरा शांति से लिखते रहना, ठीक है, ताकि हमारा पूरा हो जाए काम। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अपने दिमाग में चिपकाते रहना ये है। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, पूर्ण विराम। प्रथम चरण, हाँ नेक्स्ट लाइन वाचन होता है ना संसद में। प्रथम चरण में सामान्यता कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है। सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है। अर्थात इस चरण में विधेयक को पेश किए जाने से लेकर राजपत्र में प्रकाशित करने तक की प्रक्रिया होती है। राजपत्र में प्रकाशित करने तक की प्रक्रिया होती है। इसके आगे डैश करके लिख देना, स्टेज 1 यानी प्रथम चरण, फेज 1। नेक्स्ट की प्रक्रिया होती है। स्टेज 1 बिल को प्रेजेंट किया गया, कहां पर? हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है, मे बी राज्यसभा और लोकसभा। चलिए नेक्स्ट द्वितीय चरण, सेकंड फेज में आ रहे हैं हम। इस चरण में हेडिंग डाल दो सेकंड फेज, या ऐसा लिखो द्वितीय चरण में, जैसा लिखना चाहो। विधेयक के सभी उपबंधों पर विस्तृत चर्चा होती है। सभी उपबंध होते हैं मैडम, क्लॉज 1 बाय 1 क्लॉज पास होता है। द्वितीय चरण में विधेयक के सभी उपबंधों पर विस्तृत चर्चा होती है। इस चरण के अंतर्गत विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इस चरण के अंतर्गत विधेयक 3 उपचरणों से होकर गुजरता है। 3 उपचरणों से होकर गुजरता है। सब फेजेस 3 उपचरणों से होकर गुजरता है। लिखिए आगे, लिखिए इसी में, इस चरण में साधारण बहस की अवस्था, इस चरण में साधारण बहस की अवस्था। साधारण बहस क्या निकला उससे? क्या किसी ने विचार रखे? ओबीसी साहब ने कुछ बोला और अखिलेश साहब ने कुछ बोला। किसने क्या बोला? इस चरण में साधारण बहस की अवस्था, कॉमा, समिति अवस्था
यानी बिल को भेजना है किसी समिति पे, समिति अवस्था एवं विचार की अवस्थाओं से होता हुआ, एवं विचार की अवस्थाओं से होता हुआ विधेयक, एवं विचार की अवस्थाओं से होता हुआ विधेयक नए रूप में सामने आता है। विचार की अवस्थाओं से होता हुआ विधेयक नए रूप में सामने आता है, अर्थात संशोधन प्रस्तावों पर संशोधन प्रस्ताव क्या हुए किरण? कोई सरकार ने क्लॉज था, उसमें किसी ने रिकमेंडेशन दिया ये चेंज कर देना चाहिए, हमने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है, बोलेंगे नहीं नहीं कम है 700 करोड़ कर दीजिए, सरकार एक्सेप्ट कर रही है, संशोधन कर दिया गया, उसको एक्सेप्टेंस मिल गई। संशोधन प्रस्तावों पर मतदान का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है। जैसे बजट ही आता है तो बजट में एलोकेशन होता है ना इतना, फिर आप आगे देखा होगा सरकार चेंज करती है कि हमने इतना बढ़ा दिया। मतदान का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है, कॉमा यदि संशोधन अपेक्षित हो, यानी जरूरी नहीं है कि होगा संशोधन, हो सकता है जिस फॉर्मेट में है उसी में एक्सेप्ट हो जाए, यदि संशोधन अपेक्षित हो। तो पहले चरण में प्रस्तुत किया गया, गजट में निकाला, दूसरे चरण में उसके ऊपर सार्थक चर्चा हुई, बहस हुई, संशोधन प्रस्तुत किए गए, संशोधनों को स्वीकार किया गया, और संशोधन स्वीकार करने के बाद अब वो तीसरे स्टेज में पहुंच गया, फाइनल फेज में। लिखिए, तीसरे वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने पर, तीसरे वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है, एवं इस चरण में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है, क्योंकि जो संशोधन होना था वो पहले हो चुका है। संशोधन नहीं किया जाता है। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत उसका समर्थन कर देता है, यदि सदन का अपेक्षित बहुमत उसका समर्थन कर देता है, तो विधेयक पारित हो जाता है। और जब एक विधेयक पारित हो गया तो यहीं से वो दूसरे सदन में जाएगा। पहले बोर्ड पे देखिए, अब जरा इसकी प्रक्रिया समझिए। मान लीजिए मैं मंत्री हूं भारत सरकार में, सपोज, है ना, क्या सोचने में क्या है विधेयक, क्यों भाई विकेश? अब हमने प्रस्तुत करना है तो पहले से डिफाइंड रहता है फलाना तारीख को। ये जनरली क्या होता है, मान लीजिए आप लोग मेंबर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे, जो भी विधेयक है उसका जो ड्राफ्ट है, कॉपी है, वो कॉपी आप लोगों के पास प्रेजेंट रहेगी। याद कीजिए, जब 370 हटाने की बात आई थी तो विपक्ष ने आरोप लगाया हमें उसी टाइम कॉपी दी गई। जनरली पहले कॉपी दे दी जाती, अब पहले तुम्हें कॉपी दे देते तो तुम तो हल्ला फैला देते, कल सरकार सदन में करने वाली है, कल तड़के 11 बजे अमित शाह आने वाले हैं राज्यसभा में, ऐसा होने वाला है। तो इससे पहले काम कर दिया गया, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सब अंदर, और संसद के सारे सदस्य बाहर, यानी सदन में। अब जनरली को होता क्या, वो तो एक अलग मैटर था। आप लोगों के पास कॉपी होगी, आप लोग पढ़ेंगे, उसको पूरा देखेंगे। हो सकता है आप भी तो सांसद महोदय, आपके अपने विचार हो सकते हैं, कहीं पर आपको लगता है कुछ चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वो सब होगा। अब
मैं मंत्री हूं, तो पीठासीन अधिकारी से कि नाम लिया जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं खड़ा होके मैं फलाना फलाना मंत्री इस विधेयक को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। स्पीकर बोलेंगे माननीय मंत्री जी सलाना विषय को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की आज्ञा मानते हैं, उनको ऐसी आज्ञा प्रदान की जाती। तो ये क्या है, स्टेज 1 प्रथम वाचन, यानी जैसा है वो वैसा सबके सामने है, वैसा उसको बताया गया है। अब जब यहां पर प्रस्तुत किया गया तो जिस फॉर्मेट में है वो, क्योंकि सरकार पूरा काम तैयार करके आई है, जैसा बना दिया आपको वैसी कॉपी मिल गई, चेंज वेंज बाद में होगा अगर होना है तो, और इसको गजट में प्रकाशित कर दिया गया जैसा है। अब ये फाइनल नहीं है, अब ये आ गया। अब स्टार्ट, इसके बाद यहां पर केवल कितना है, परमिशन लेने से लेके मतलब प्रस्तुत होना, परमिशन लेना, प्रस्तुत होना, गजट में आना। स्टेज 2, अब यहां पर असल में काम शुरू होगा। बजट की कॉपी है, अब बजट में मतलब बजट कह रहा हूं मैं, वो बिल की, अब उस बिल में 1 2 3 4 अलग अलग चैप्टर है। चैप्टर 1 में यहां पर 1 2 3, 3 में एक खंड ये ABC, तो अब क्लॉज बाय क्लॉज चैप्टर 1 का खंड 1 का सब क्लॉज A, इसके ऊपर चर्चा हो। सदन की राय, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, सब अपने अपना पक्ष रखेंगे इसमें, और उनको कोई संशोधन करना है तो वहीं पर क्या होगा, उसको पूछा जाएगा, नोट किया जाएगा, और यहीं पर क्या कराई जाती है, वोटिंग। तो आपने कई बार सुना होगा ध्वनि मत से जब पास होता है कि हाँ भाई फलाना फलाना रूल नंबर इस पे इस सेक्शन में ये संशोधन की बात कर रहे हैं, क्या सदन इनकी बात से सहमत है। ये काम बहुत जल्दी जल्दी होता है, क्या सदन इनकी बात से सहमत है, दोज हु आर इन फेवर से यस यस, दोज हु आर अगेंस्ट से नो नो, आई थिंक द यस हैव इट, द यस हैव इट, दिस इज डन। सुना है आपने, दोज हु आर इन फेवर से यस, तो वो चिल्ला के बोलते यस, सत्ता पक्ष वाले ज्यादा होंगे उनकी आवाज यस, दोज हु आर अगेंस्ट से नो नो, कई बार तो नो वाला होता ही नहीं, हाँ भाई आई थिंक द यस हैव इट, द यस हैव इट, मोशन इज पास्ड, या दिस वो प्रोविजन इज पास्ड, इस तरह से उसको पास कर दिया जाए। फिर खंडवार चर्चा होती है, खंडवार 2 3 4 सब में सब में सब में करते 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 पूरा यहाँ पर चर्चा हो गई। कोई चीज ऐड करनी है ऐड कर ली, कोई चीज उसमें से हटानी है हटा दी, जो भी मॉडिफिकेशन होना है यहां पर इसको कर दिया गया। अब आएगा थर्ड फेज। अब अगर कोई चेंज हुआ है तो कुछ रिफॉर्म होके वो आ गया, अब वो पूरा का पूरा आएगा, जो अंदर का है वो सब सेट हो गया, अब वो पूरे के ऊपर होगी वोटिंग, यानी पूरा फुल फॉर्म में। अब जो देखो तीसरा है, तीसरे वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के ऊपर। अब आपसे पूछा जाएगा कौन इसके फेवर है, तो अब तो लगभग आप देखिए विपक्ष ने भी जो अपना, अगर उनकी मांगे मान ली गई हैं जो चाहते थे, और सत्ता पक्ष तो है ही बहुमत में, तो वो हाँ बोलेंगे, यानी कि जैसे हाँ बोला जितना उसको मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल वालों में तो जनरली हो जाता है सिंपल, उससे ही कोई वैसे होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह के मामले, तो वहां आपने देखा होगा डिजिटल उसमें लिखा आता है ए यस नोज, देखा है डिजिटल फॉर्मेट में, वोटिंग हो गई, बिल सपोज पास हो गया सदन से, अब बिल पास हो गया एक हाउस से, लेकिन ये सब ड्रामा अभी, ड्रामा नहीं, ये सब प्रक्रिया अभी कहां होगी, दूसरे सदन में भी होगी। तो अब बिल चला जाएगा दूसरे सदन के पास, साधारण विधेयक है ना। चलिए अब आ जाइए तत्पश्चात, अब दूसरे सदन में पूरा नहीं लिखेंगे बेटे, घबराइए मत, दूसरे सदन में तो आप समझ गए ना यही सब होना है। तत्पश्चात विधेयक दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात विधेयक दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। इस समय दूसरे सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। अब उसके पास कुछ विकल्प होंगे, जो आया है क्या वो उसमें कोई बदलाव चाहता है, जो आया है क्या वो उसको वैसे ही पास कर देगा, जो आया है क्या वो उसको नकार देगा, सारे विकल्पों को तलाशेंगे। पहला विकल्प,
विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दे, फिर कहां जाएगा? और राष्ट्रपति पे। पहला विकल्प क्या है दूसरे सदन का? विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दे, पास कर दे। दूसरा विकल्प कुछ संशोधनों सहित प्रथम सदन को वापस भेज दे। कुछ संशोधनों सहित बेटा प्रथम सदन को जहां से आया है वापस भेज दे। यानी दूसरे हाउस ने ये चेंजेस रिकमेंड किए। तीसरा, विधेयक को अस्वीकार कर दे। और चौथा, विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे। अर्थात आखिरी के 2 पॉइंट में दिक्कत हो रही है। विधेयक को अस्वीकार कर रहा है सदन, दूसरा वाला, पहले वाले ने पास कर दिया है, या उस विधेयक पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, पहला वाला लटका पड़ा है। अब मनी बिल नहीं है ना, तो साधारण है। मनी बिल वाली बात होती तो फिर 14 दिन बाद तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फिर अब रास्ता खुल रहा है, वही जो आप समझ रही है। क्या, कौन सा रास्ता खुल रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा हो। वो विधेयक, वो सदन कुछ बोल नहीं रहा है, क्या होगा जल्दी बताओ? ज्वाइंट सीटिंग। क्या होगी? ज्वाइंट सीटिंग के लिए रास्ता ओपन हो रहा है ना। यानी कि अगर वो कुछ बोल नहीं रहा है तो यानी गतिरोध है। एक ने पास कर दिया, एक ने अटका दिया, तो ये तो बात ही अपोजिट हो गई, डायगोनली अपोजिट हो गए। तो फिर ऑप्शन, तो लिखिए स्टार पॉइंट। क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ? भेज नहीं दिया उन्हें। इन चारों में से वो एक काम करेगा, ये उस पे विकल्प हैं। सर चौथा आपने क्या है? बोला? और एक सेकंड, हो सकता है वो स्वीकार कर ले जैसे आया, हो सकता है जैसा आया उसको लगता है सी और डी में चेंज होना चाहिए, उसने संशोधन करके पहले हाउस को भेज दिया। पहला हाउस भी तो एग्री होना चाहिए, फिर उसमें एग्री हो गए दोनों तो पास हो गया। हो सकता है वो उसको कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, हो सकता है वो उसको नकार दे। नकार दे मतलब रिजेक्ट, रिस्पॉन्स ना देना मतलब ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। तो पहला सदन सस्पेंस में आ गया। तो आखिरी लिखा बच्चे, विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे, कोई कार्रवाई ही ना करे, ना लौटा रहा है, ना हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है। तो क्या होगा? देखिए, दोनों सदनों के बीच सर गतिरोध, स्टार पॉइंट है ना सर? स्टार हाँ हाँ स्टार पॉइंट, दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में, दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के तहत सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। परंतु ध्यान रहे, परंतु ध्यान रहे, अब जो मैं ध्यान रहने वाली बात बोलता हूं वो एक साइड में आने वाली बात है। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे?
धन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधक विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा, ये क्या बोलते हैं, ज्वाइंट, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। केवल किस में बुलाए सकते हैं, साधारण और वित्तीय विधेयक के मामले में। यदि इस बैठक में उपस्थित, यदि इस बैठक में उपस्थित उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से, मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से, मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है, पारित हो जाता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया, यानी दूसरी सदन का अब कोई वो रह ही नहीं गया। क्यों? उसने पास नहीं किया, संयुक्त बैठक बुलाई, संयुक्त बैठक में टोटल जो लोग बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनके बहुमत से पारित हो गया, तो फिर वो क्या हो गया। और वैसे भी लोकसभा तो राज्यसभा की लगभग डबल स्ट्रेंथ की होती है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 245, जबकि 250 का डबल होता है 500, और लोकसभा कितनी है 513, तो डबल से ज्यादा है इसके, तो वहां आसानी से हो जाएगा। अब ये बिल खत्म की तरफ आ गया है, ये तो पहला बिल है, अब दूसरे बिल तो कल ही हो पाएंगे अब आगे, लेकिन इस बिल को खत्म कर देंगे। अभी बिल खत्म नहीं हुआ है किरण, अभी तो पास हुआ है, अभी राष्ट्रपति भी तो है। अब आ गया बिल राष्ट्रपति के पास। तुम इतनी खुश क्यों हो गई कि बिल खत्म हो गया? अभी राष्ट्रपति की मंजूरी तो ले लो, राष्ट्रपति के पास। लिखिए, अंतिम अवस्था, अभी द्रौपदी मुर्मू मैडम का रोल भी तो है। अंतिम अवस्था, राष्ट्रपति की स्वीकृति, अंतिम अवस्था के आगे डैश करके राष्ट्रपति की स्वीकृति। आयुष, क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति इस बिल के संदर्भ में? और नहीं भी दे सकता? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति हां कर दे, ना कर दे, या कुछ ना करे, हैं? हां कर दे, ना कर दे, या कुछ ना करे। कुछ ना करे तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हो गया, हां कर दिया तो बिल तुरंत एक्ट बन गया, और कुछ ना करे तो यानी कि खत्म हो गया मामला, कुछ हो ही नहीं रहा है। या फिर राष्ट्रपति वापस भी कर सकता है, रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब जाइए इसमें पुनर्विचार कीजिए, दोनों सदनों को, दोनों सदन उसमें संशोधन करके भेज सकती है या नहीं भी। जैसे भी फॉर्मेट में दोबारा राष्ट्रपति को भेजेगी तो अब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, साइन करना। तो लिखिए, राष्ट्रपति के पास निम्न विकल्प हैं। पहला, विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा, विधेयक को दोनों सदनों को, विधेयक को दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा दे।
तीसरा, अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले। स्वीकृति सुरक्षित रख ले। पहला, विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा, दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा दिए। तीसरा, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, यानी पॉकेट वेटो। लास्ट पॉइंट, यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधित करके अथवा बिना संशोधित किए, यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधित करके अथवा बिना संशोधित किए पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। यदि यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधित अथवा बिना संशोधित करके पुनः पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होता है। इसका मतलब राष्ट्रपति उसको फाइनली अप्रूव करेगा। आपको कुछ बात समझ में भी आई? कंफ्यूजन तो नहीं हो गया इसमें? ये तो सिंपल विधेयक, अभी कहां से कंफ्यूजन? अभी तो मनी बिल आया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया नहीं, तो ये सिंपल बिल है जो कि इस तरह से सदन में क्या होता है। यद्यपि हम राष्ट्रपति की शक्तियां पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे क्लियर कर दी। अब कल देखो, अब लिखने वाला काम भी हो जाता है और समझाने वाला भी हो जाता है और जटिल भी काम हो जाता है। तो लिखने वाला को कुछ काम में भेज दूंगा आज ही, जैसे सिंपल वाला काम में भेज दूंगा। सांसदों के विशेष अधिकार कॉपी में नोट कर लेना, क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या इम्यूनिटी होती है सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, नोट कर लेना। और कल वित्त और धन विधेयक का पीपीटी रहेगी तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, शॉर्ट में आप जल्दी कर लेंगे और खत्म हो जाएगा कल ही वाला पार्ट। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, जो काम आज भेजा जाएगा उसको नोट कर लेना है पहले ही, ताकि कल आपका समय इसमें बच जाए। दूसरा, अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक एक संगठन याद करना शुरू कर दीजिए। अब सबसे पहले आप लोग सार्क पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले सप्ताह में आपको सार्क के बारे में पूछूंगा और बताऊंगा भी, तो आप सार्क पढ़ के रखिएगा अगले सप्ताह। सार्क का गठन, सार्क का मुख्यालय, सार्क के सदस्य और सार्क अब क्यों निष्क्रिय हो गया, ये बात। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा तनाव मुक्त होके राहत दीजिए अपने को, ठीक है, और मुझे भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।